ये निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स के दौरान पाए जाने वाला लक्षण है। अगर चिकन पॉक्स होता है तो इनमें से कौन सा लक्षण जो है पाया जाता है आपको बताना है। क्या स्किन पर रेशे हो जाते हैं, या फिर हल्का बुखार होता है, या भूख का कम हो जाना, या इनमें से सभी बताना है। आप कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ कि जो चिकन पॉक्स जो आपका छोटी माता होता है यह किसके कारण होता है, तो यह जो है जोरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। समझ गए ना, जोरिसेला जो रोस्टर वायरस होता है उसके कारण यह आपका होता है, ठीक है। और यह जो है आपका इसमें स्किन पर दाने भी हो जाता है, बुखार भी होता है और भूख भी कम हो जाता है, यानी इसमें से सब हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जोरिसेला रोस्टर वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स, समझ गए। चिकन पॉक्स की किस प्रकार का इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स किस प्रकार का इन्फेक्शन है, क्या वायरल है या फिर बैक्टीरियल है या फिर प्रोटोजोआ है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड समस्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है चिकन पॉक्स एक वायरल संक्रमण है, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ गए, ये भी समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे हम लोग तीसरा जो प्रश्न देख रहे हैं कि पोलियो किस प्रकार का इन्फेक्शन है, पोलियो भी किस प्रकार का इन्फेक्शन है बताना है साथियों। पोलियो जो है आपका क्या वायरल संक्रमण है, क्या जीवाणु का संक्रमण है, या प्रोटोजोआ है, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। पोलियो किस प्रकार का संक्रमण का उदाहरण है, तो यह भी वायरस यानी वायरल संक्रमण ही है। ओके चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से डिप्थीरिया से ग्रसित बालक में पाए जाने वाला लक्षण है, मतलब डिप्थीरिया जो गोल घुंटू जो होता है वह किसका जो है बालक में जो पाया जाता है, वो लक्षण कौन सा होता है, तो गले में खराश होना, समझ रहे हैं ना चीज़ को, गले में खराश होना, गले में भूरे पीले रंग का परत बनना, सांस लेने में परेशानी, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो डिप्थीरिया होता है तो इसमें जो आंसर इसका राइट होगा वह उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो गला होता है ना, यह गला पर एक अजीब सा झिल्ली परत जमा देता है, जो क्या करता है कि म्यूकस की तरह गला पर एक परत जम जाता है, और यह जो है क्या होता है वाइट कलर का जो है आपका पीले परत बना लेता है, समझ गए, झिल्ली टाइप से बन जाता है, और यही डिप्थीरिया होता है जिसमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, समझ गए। चलिए पांचवा देखिएगा, हाइपोथर्मिया से क्या समझते हैं, हाइपोथर्मिया से क्या समझते हैं बताना है। बॉडी टेम्परेचर का समान से अधिक होना, बॉडी टेम्परेचर का समान से कम होना, बॉडी शुगर लेवल का समान से अधिक होना, बॉडी शुगर लेवल का समान से कम होना, क्या होगा राइट आंसर। तो हाइपोथर्मिया जो होता है यह बॉडी टेम्परेचर का समान से कम होना, यही राइट आंसर होगा। अगर हाइपरथर्मिया रहता तो बॉडी टेम्परेचर का समान से अधिक होना, ठीक है। बॉडी में शुगर लेवल बढ़ना, इसको हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं, समझ गए। चलिए तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे छठा नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज कौन है, मतलब इस चारों में कौन ऐसा रोग है जो वैक्सीन से रुकता है, वैक्सीन से रोकथाम किया जा सकता है। क्या एक्सीडेंट को रोक सकते हैं वैक्सीन से, तो ये तो गलत हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और HIV इन्फेक्शन, इनमें कौन सा चारों है जिसको हम लोग वैक्सीन से रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, समझ रहे हैं चीज़ को, तो कौन सा होता है बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसको जो है हम लोग वैक्सीन से रोक सकते हैं, बाकी एक्सीडेंट को तो नहीं रोक सकते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब यह घाव बनता है पेट में, तो यह इसको भी नहीं रोक सकते हैं, और HIV के लिए तो अभी कोई भी टीका है ही नहीं, ठीक है। सातवां यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शिशुओं में नोजोकोमियल इन्फेक्शन के होने की संभावना वयस्कों की तुलना में क्या होता है, क्या कम होता है, या फिर अधिक होता है, या फिर बराबर होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि अस्पताल में होने वाला संक्रमण। तो जो शिशु अस्पताल में भर्ती होता है तो क्या शिशु को जो है वयस्कों की तुलना में नोजोकोमियल संक्रमण क्या होता है, क्या होने की संभावना होता है, तो कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बच्चा होता है उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा संभावना रहता है वयस्कों की तुलना में, इसलिए अस्पताल में जाएं तो बच्चा को ज़्यादा सुरक्षित रखें, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका।
अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि हाई स्पेसेज से इरिशनल फियर कहलाता है। इरिशनल फियर मतलब डर, मतलब ऊंचे स्थान से बिना किसी कारण के डर लगना क्या कहलाता है। तो ऊंचे स्थान से डर लगना को क्या हम लोग बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। ऊंचे स्थान से डर लगना क्या कहलाता है, बताइए कमेंट करके। 9 नंबर का है, देखिएगा, ईसीटी के दौरान इलेक्ट्रोड्स कहाँ स्पेस किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ईसीटी आप लोग पढ़े होंगे नर्सिंग में, सेकेंड ईयर में जीएनएम में, या बीएससी नर्सिंग होंगे तो मेंटल हेल्थ में, साइकेट्रिक में पढ़े होंगे कि ईसीटी जब पेशेंट को दिया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वह कहाँ पे प्लेस किया जाता है, बताना है कहाँ पे लगाया जाता है। क्या टेम्पोरल रीजन पर लगाया जाता है, या फिर स्टर्नम पर लगाया जाता है, या फिर बटक पर लगाया जाता है, या फिर चेस्ट पर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? तो जो ईसीटी का जो इलेक्ट्रोड होता है यह टेम्पोरल रीजन पर लगाया जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ईसीटी कितने समय के लिए दी जाती है। ईसीटी जो होता है यह कितने समय के लिए जो है दी जाती है। तो साथियों ईसीटी जो है 0.6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या 60 सेकंड के लिए, कितने समय के लिए जो है ईसीटी दिया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है आपका होगा वह 0.6 सेकंड होगा। इतने समय के लिए एक बार में ईसीटी द्वारा धारा प्रवाह किया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए 11 नंबर देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। डिप्रेशन का लक्षण इनमें से कौन नहीं है? क्या एक्टिविटी लेवल डिक्रीज करना, मतलब शरीर का क्रियाशीलता कम होना डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? तो यह गलत हो जाएगा, यह तो है ही, ठीक है। फीलिंग ऑफ होपलेस मतलब आशापूर्ण जो व्यक्ति होता है वह ऐसा अनुभव करता है डिप्रेशन में कि वह बिल्कुल आशा खो चुका है, ऐसा उदासी उसको लगता है। तो ये बातें भी सही है, ठीक है ना, ये बातें भी सही है कि डिप्रेशन में ये सब होता है। फीलिंग ऑफ हेल्पलेस मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे जो है कोई हेल्प नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही बातें हैं, ये भी होता है। तो आखिर में बच कौन गया? टॉकटेटिव मतलब ज़्यादा बात करने वाला। क्या डिप्रेशन वाला व्यक्ति ज़्यादा बात करता है किसी से? नहीं, ज़्यादा बात नहीं करता है, वह दुखी में रहता है। मेनिया वाला पेशेंट बहुत बात करता है, समझ गए ना। चलिए ये सब मानसिक रोग का है। निम्न में से पैनिक पेशेंट में पाए जाने वाला सिम्टोम है, मतलब जो वैसा पेशेंट, पैनिक पेशेंट में क्या पाया जाता है? डिक्रीजेज एक्टिविटी लेवल, गलत, ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पैनिक हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अथी हो जाएगा, समझ रहे चीज़ को। चलिए ये चीज़ समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस फिर ऐसे पेशेंट पैनिक वाला होता है, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ओके। फीलिंग ऑफ हेल्पलेस तो ये भी गलत हो जाएगा। पैनिक पेशेंट जो होता है वह बहुत ज़्यादा बात करता है, इसको बात करना पसंद होता है, जबकि डिप्रेशन वाला को नहीं बात करना पसंद होता है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 30 नंबर का देख लीजिए यहाँ पे कि ठीक है, देखिए एक पर्सन द्वारा बार बार हैंड वॉश, ठीक है ना, हैंड वॉश करने किस डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। मतलब एक व्यक्ति है जो बार बार अपने हाथ को धो रहा है, तो वह किस डिसऑर्डर, किस विकार को दर्शाता है? क्या फोबिया, या ओसीडी, या सिजोफ्रेनिया, या प्री एस्क्लेम्पेशिया, क्या है? तो आप लोग को पता होगा ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। यह एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति कोई काम को बार बार करने पर मजबूर हो जाता है, समझ गए, और यही ओसीडी होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 14 नंबर है, पढ़िए और जवाब दीजिए। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के मेंटल स्टेटस को भली प्रकार पहचानने की एबिलिटी क्या कहलाती है? एक व्यक्ति है और अपने वह मानसिक स्तर को बिल्कुल अच्छे से जानता है कि हम किस स्थिति में हैं, अच्छे हैं या गलत है, उसको जो है पूर्ण रूप से अपने मानसिक स्तर का नॉलेज है, तो उस व्यक्ति को जो है हम लोग क्या कहते हैं? क्या एडजस्टमेंट कहते हैं, या इंसाइट कहते हैं, या एकिनेसिया कहते हैं, या इसे इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो साथियों ऐसे व्यक्ति जो अपने मेंटल स्टेटस के मेंटल स्टेटस को भली भांति से जाने, उससे हम लोग इंसाइट कहते हैं, यानी अंतर्दृष्टि, उसके अंदर पता है कि क्या है, नहीं है, ठीक है। 15 नंबर का देखिएगा, अवेसी हो जाने के फियर से भोजन नहीं करना क्या कहलाता है?
पिका, डिस्टोनिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और कन्फ्यूबुलेशन। क्या कहते हैं इसको साथियों? तो साथियों आपको बताना है कि ओबेसिव को हो जाने के फियर से भोजन नहीं करना, मतलब भोजन से डर लगना एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। भोजन से इनकार कर देना एनोरेक्सिया नर्वोसा, जबकि बुलिमिया नर्वोसा भोजन बहुत ज़्यादा करना। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए 15 तक हो चुका है आपका। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ 60 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, मतलब मानसिक रोग इसमें से कौन नहीं है? क्या फोबिया मानसिक रोग नहीं है? क्या हाइपोकोंड्रियासिस जो है आपका मानसिक रोग नहीं है? या फिर डी फॉर्म नहीं है? या ओसीडी इसमें से कौन सा मानसिक रोग नहीं है? तो साथियों डी फॉर्म आपका एक मानसिक रोग नहीं है, बाकी ये तीनों मानसिक रोग है। चीज़ को समझ गए? चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 17 आईएम, मतलब आईएम के फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते समय नीडल को स्किन में कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है? मतलब जो मांस में देने वाला जो आपका इंजेक्शन होता है वह कितने डिग्री के एंगल पर इंसर्ट किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या 12.5 डिग्री, क्या 37.5 डिग्री, या फिर 67.5 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। कितने डिग्री में आईएम में इंजेक्शन देते हैं तो बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर 90 डिग्री होगा। ओके चलिए ये हो गया। अब 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिए। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन न्यूनतम एंगल पर जाता है? कौन सा? क्या ए नंबर का है आईएम इंजेक्शन, क्या बी नंबर का एससी है, या फिर सी नंबर का आईवी है, या फिर डी नंबर का आईडी है? कौन सा होता है जो आपके न्यूनतम एंगल पर जाता है? तो साथियों इंट्राडर्मल, त्वचा में देने वाला इंट्राडर्मल होता है जो सबसे न्यूनतम एंगल पर जाता है अंदर में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपके सामने में कि आईडी इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगते समय नीडल को स्किन में कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है? आईडी मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन को कितने डिग्री एंगल में इंजेक्शन को लगाते हैं? क्या वह 45 डिग्री है, क्या वह 30 डिग्री पर, क्या 15 डिग्री पर, या फिर 60 डिग्री पर? कितने डिग्री पर आईडी में इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। कितने डिग्री पे? तो 15 डिग्री पे। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए 10 से 15 डिग्री होता है, आप लोग देखते होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि हाइपोथर्मिया नामक टर्म यूज की जाती है जब बॉडी टेम्परेचर होता है। हाइपोथर्मिया देख लीजिए, हाइपो है हाइपर नहीं है, तो हाइपो मतलब क्या होता है? कमना। थर्मिया मतलब उष्मा, तो उष्मा का कमना कितने के लिए यूज किया जाता है? क्या 90 डिग्री से कम होने पर, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने पर, या 97 डिग्री से कम होने पर, या फिर 96 डिग्री से कम होने पर, या फिर 95 डिग्री से कम होने पर? कितने डिग्री से कम होने पर जो है आपका हाइपोथर्मिया यूज किया जाता है? कितने डिग्री से कम होने पर, ठीक है, बताना है कि कितने डिग्री से। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग समझिएगा। कहता है कि कितने डिग्री से बॉडी टेम्परेचर, देखिए हाइपोथर्मिया नामक टर्म यूज की जाती है जब बॉडी टेम्परेचर होता है। कितना होता है? कितना? तो ऑप्शन में देखिए से कम दिया है, मतलब यहाँ पे अगर 95 डिग्री से कम अगर मार दीजिए। एंड लास्ट वाला है आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि आईएम इंजेक्शन लगते समय ड्रग की मैक्सिमम अमाउंट वॉल्यूम जो कि एडमिनिस्टर की जा सकती है। मतलब अगर किसी को मांस में इंजेक्शन देते हैं तो अधिकतम कितना वॉल्यूम आयतन में हम इंजेक्शन दे सकते हैं, कितना ml लेंगे इंजेक्शन में। समझ रहे हैं ना चीज़ को? चलिए तो आपको बताना है कितना अधिकतम हम लोग कितना जो है आईएम इंजेक्शन में जो है हम लोग ले सकते हैं, आपको बताना है। 2 ml, 5 ml, 10 ml और 1 ml कितना ले सकते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि अधिकतम कितना जो है अमाउंट आप लोग ड्रग को इंसर्ट करते हैं आईएम इंजेक्शन के द्वारा। इसको आप लोग कमेंट कीजिए गए नेक्स्ट वीडियो में। ओके।